आज हम सीखना है कि कैसे हम सी में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन हम जो अप्रोच अप्लाई करेंगे वो है लर्न बाय एग्जाम्पल, जिसमें हम कुछ बेसिक एग्जाम्पल प्रोग्राम्स बनाएंगे और उनके बेसिस पे हमें प्रोग्रामिंग आ जाएगी। तो आज हमें कुछ भी लिखना नहीं, कुछ समझना है। तो सबसे पहले हम शुरू करना चाहेंगे सी सी प्लस की ब्रीफ में हिस्ट्री। तो शुरुआत हुई दोस्तों 1969 में, जब केन थॉमसन ने एक लैंग्वेज डिज़ाइन की बी, जो थी BCPL पे, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। BCPL लैंग्वेज बनाई गई थी 1967 में मार्टिन रिचर्ड्स के द्वारा। तो AT&T बेल लैबोरेटरी में दो डेवलपर्स थे, एक का नाम था केन थॉमसन और एक का नाम था डेनिस जी। दोनों यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रीडिजाइन करना चाहते थे। हालांकि हमारा जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से एग्जिस्ट करता था PDP सभी कंप्यूटर पे, और PDP का मतलब था प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर। लेकिन इसकी प्रोग्रामिंग की गई थी असेंबली लेवल लैंग्वेज में। अब असेंबली लेवल लैंग्वेज में पोर्टेबिलिटी इश्यूज होते हैं। पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि जिस हार्डवेयर के लिए डिजाइन किया उस हार्डवेयर पे तो वर्क करेगा, किसी दूसरे हार्डवेयर पे वर्क नहीं करेगा। तो केन थॉमसन और डेनिस ची का प्लान था कि हम कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन बनाएं जिससे कि हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल हो पाए। 1972 में हमारे डेनिस ची ने बिग लैंग्वेज को मॉडिफाई किया और नाम दिया सी लैंग्वेज। और फिर बाद में पूरे का पूरा जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सी में लिखा गया। अब जैसे विंडोज़ के या एंड्रॉयड के डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, जैसे iOS के डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, वैसे ही सी के भी डिफरेंट रिलीज होते हैं। जो सी का सबसे लेटेस्ट ISO रिलीज है वो है C17, जो कि जून 2018 में रिलीज किया गया। 13 ईयर्स के बाद एक प्रोग्रामर थे जिनका नाम था बेजनर स्ट्रास्ट्रप, जिनने सी को इम्प्रूव किया और नाम दिया C++। ये भी उस समय बेल लैबोरेटरी में वर्क कर रहे थे। ये चाहते थे कि इसमें कंसेप्ट तो सी का रहे, लेकिन साथ साथ सिमिला के फीचर्स भी रहे। सिमिला भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया सी विद क्लासेस। सी विद क्लासेस रखने का उनको ऑब्जेक्टिव था कि इसमें सी के सभी फीचर्स हैं, लेकिन साथ साथ आप क्लासेस भी बना सकते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि नाम रखा जाए न्यू सी, लेकिन उनके एक दोस्त थे रिक, उनने सजेशन दिया कि बेहतर है कि तुम नाम रखो C++, क्योंकि जब भी हम किसी फ्रेंड से कहते हैं कि मैं C++ सीखने चाहता हूँ, तो अंडरस्टूड है कि उसमें सी के भी फीचर्स हैं और साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी है। तो सी प्रोग्रामिंग में प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट बाय 1। तो टेक्निकली व्हेन आई राइट आई प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो वैसे ही सी प्लस प्लस का मतलब हुआ कि इसमें सी तो है ही है, लेकिन साथ साथ क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। तो आगे चल के हम सीखेंगे कि उस कंसेप्ट क्या होते हैं। और जितनी भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो अगर मेरे किसी फ्रेंड को फ्यूचर में जावा सीखनी हो या जावा स्क्रिप्ट सीखनी हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी हो, तो शुड बी फैमिलियर विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स। अब जिससे सी के लेटेस्ट रिलीज है C17, वैसे ही सी प्लस का लेटेस्ट रिलीज है C++20, जो कि रिलीज किया गया था 15 दिसंबर 2020 को। अब जावा, सी शार्प, पाइथन, ऑब्जेक्टिव सी, एप्पल, ऑब्जेक्टिव सी इज ऑफ एप्पल कंपनी, these are all based on C++। तो इससे से हमारे सी और C++ का एवोल्यूशन हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं सिंपल प्रोग्राम की, कैसे में सी में प्रोग्राम किया जाता है। कभी पूछे सर व्हाई टू राइट अ प्रोग्राम, कि हम प्रोग्राम क्यों लिखें। तो प्रोग्राम लिखने का एडवांटेज क्या है। वंस अ प्रोग्राम इज डिजाइन, it can be reused
एनी नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे किसी डेवलपर ने एक बार व्हाट्सएप बनाया है, अब जिसको भी यूज करना हो व्हाट्सएप, वो व्हाट्सएप का यूज कर सकता है। सेकंड इज स्पीड। हमारे जो कंप्यूटर वर्क करते हैं नैनो सेकंड में, जबकि हम ह्यूमन बीइंग सेकंड्स में वर्क करते हैं, और हम सभी जानते हैं कि नैनो सेकंड्स का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर -9। तो जब तक हम सोचेंगे सोचेंगे तब तक तो कैलकुलेशन ही परफॉर्म हो जाएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक छोटी सी कैलकुलेशन की, 22/7, तो जब तक हम सोचेंगे सोचेंगे तब तक कैलकुलेशन ही परफॉर्म हो जाएगी। और तीसरा एक्यूरेसी। कंप्यूटर कैन परफॉर्म complex calculation without any error या any mistake। तो हम ह्यूमन बीइंग से कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर कैन इजीली डू द जॉब। तो जितने भी फ्रेंड्स प्रोग्राम सीखने आते हैं उनके मन में पहला सवाल ये होता है कि व्हाई वी आर लर्निंग अ प्रोग्रामिंग। तो टेक्निकली दो होता है, एक होता है डेवलपर, एक होता है एंड यूजर। जब तक आप एंड यूजर हो, जैसे हम व्हाट्सएप के एंड यूजर हैं, तो हमें प्रोग्रामिंग सीखने की जरूरत नहीं है, हमें तो सीधे सीधे ऐप बनी हुई है, हम उसे यूज कर सकते हैं। But if you like to design your own programming applications, you should have to learn at least one programming language। क्योंकि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ऑल हैव सेम बेसिक कंसेप्ट्स। तो हमारा जो सी प्लस वो फाउंडेशन है ऑफ प्रोग्रामिंग। तो अगर मेरे किसी फ्रेंड को सी प्लस आता है तो टेक्निकली से मैं कुछ भी सिखा सकता हूँ। तो हमने सबसे पहले ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया, फिर हमने बात किया कि वाई टू प्रोग्राम। अब हमें डिस्कस करना है सिंपल सी प्रोग्राम, कि अगर मैं सी प्रोग्राम बनाना चाहूँ तो कैसा सी प्रोग्राम बनता है। तो यूजुअली सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, हम लिखते हैं इंट में, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर रिटर्न 0। हालांकि हमारे प्रोग्राम में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए। अब हमें समझना होगा कि हमने ऐसा क्यों लिखा। तो इसको हम एक फिगर से समझना चाहेंगे कि ऐसा क्यों लिखा जाता है। किसी प्रोग्राम को रन करने का ड्यूटी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो हमारा क्लाइंट या हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। अब जैसे हम इसे रन करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्पेशल फंक्शन को ढूंढता है। तभी तो हमारे फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या लैपटॉप में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये स्पेशल फंक्शन है। स्पेशल फंक्शन एक्ट एज एंट्री पॉइंट फॉर ओएस। तो जब भी हमारा कोई प्रोग्राम रन होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से ढूंढेगा, मेन से। अब ये कंसेप्ट हमें किसमें और मिलेगा, सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प। इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेन फंक्शन होता है। हालांकि पाइथन में भी हम मेन फंक्शन बना सकते हैं। अब हम कोई, जैसे आप मुझे यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं, तो पेमेंट के दो स्टेटस होते हैं, या तो सक्सेसफुल पेमेंट या फेलियर पेमेंट। तो टेक्निकली जब हमारा कोई फ्रेंड यूपीआई के थ्रू हमें पेमेंट करता है, तो जो यूपीआई पे, जैसे फॉर एग्जांपल पेटीएम, पेटीएम हैव विल हैव टू रिटर्न सक्सेस और फेलियर। तो दोस्तों जीरो जो यहाँ पे लिखा है वो रिप्रेजेंट करता है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। लेकिन कभी कभी मान लीजिए कि हमने गलत पिन नंबर डाल दिया तो हमारा यूपीआई ऐप फेल हो जाता है, तो एग्जिट फेलियर। तो किसी भी प्रोग्राम की दो स्टेट होती है, तो वो सक्सेसफुली कंप्लीट होता है या फेल हो जाता है। सेम ऐसे एटीएम मशीन में, अगर हम एटीएम मशीन में गलत अमाउंट डाल दें या पिन नंबर गलत डालें तो पेमेंट नहीं आता, दैट इज फेलियर।
अब हमें कैंपस में बताना होगा कि हम 0 1 की जगह ये लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखने के लिए हमें एक हेडर फाइल यूज करनी पड़ेगी, strlib.h। हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट पर्पसेस को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट हेडर फाइल्स हैं। तो strlib का मतलब है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, और h का मतलब होता है हेडर फाइल। हेडर फाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रोग्राम के ऊपर ऐड होती है। तो जब भी हमें कोई हेडर फाइल ऐड करनी हो, वो यहाँ आएगी, हेडर फाइल कम्स हियर। अच्छा, हेडर फाइल हमेशा यूज नहीं करनी है। जैसे हम हमेशा, मैं मेरी मम्मी की किचन का एग्जांपल देता हूँ कि मेरी मम्मी को बस सिंपल वाटर चाहिए, तो शी विल नॉट हैव टू ऐड एनीथिंग। हाँ, लेकिन अगर उनको टी बनानी है तो शी विल हैव टू ऐड टी पाउडर। इन दैट केस शी रिक्वायर अ बॉक्स इन विच देयर इज टी पाउडर। तो वैसे ही सी प्रोग्रामिंग में किसी भी हेडर फाइल को तभी ऐड करना है जब हम उस हेडर फाइल के किसी फंक्शन का यूज करें। हालांकि हमारे प्रोग्राम में भी केवल एक ही फंक्शन का नाम क्या है, मेन फंक्शन। अच्छा, अब इस पोर्शन की हम बात करें, यहाँ पे कुछ भी लॉजिक आ सकता है, एनी कोड लॉजिक। तो कभी कभी जब मैं प्रोग्राम बनाता हूँ तो मैं केवल पार्शियल कोड लिखता हूँ, क्योंकि जितने भी एग्जाम्पल सीखेंगे वो यहाँ आएंगे। ऑल एग्जाम्पल प्रोग्राम्स कम्स हियर। अब इसमें मुझसे पूछ सर कर्ली ब्रेसेस हमने क्यों लगाए, तो ये कर्ली ब्रेसेस रिप्रेजेंट करता है स्टार्ट ऑफ ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक, मेन ब्लॉक। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ऑफ द ब्लॉक। कि यहाँ पे ब्लॉक एंड हो गया। तो वॉट एवर वी आर राइटिंग इनसाइड द ब्लॉक will be treated as the part of main function। अब हमें यहाँ पे सेमीकोलन दिख रहा है, सेमीकोलन का मतलब है एंड ऑफ द स्टेटमेंट। तो जिस तरह से हमारे ग्रामर में पैराग्राफ्स होते हैं और सेंटेंसेस होते हैं, और हर सेंटेंस के पास डॉट लगता है, वैसे ही प्रोग्रामिंग में हर स्टेटमेंट के बाद क्या लगता है, सेमीकोलन। तो मैं एक और फिगर अपने दोस्तों के लिए बनाना चाहता हूँ, जिससे हम कहते हैं एग्रीगेशन ऑफ प्रोग्राम, कि प्रोग्राम में क्या क्या हो सकता है। तो टेक्निकली प्रोग्राम में क्या क्या हो सकता है। एक प्रोग्राम में दोस्तों, ये एग्रीगेशन का सिंबल है, हो सकते हैं स्टेटमेंट्स। जैसे किसी पेड़ में पत्तियां होती हैं, तो पत्तियां एक तरह से क्या है, स्टेटमेंट से, क्यों, उनके आगे कुछ नहीं हो सकता। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड को, एंड ऑफ स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट की पहचान क्या है कि उसमें क्या लगता है, सेमीकोलन। लेकिन प्रोग्राम में फर्दर क्या हो सकते हैं, ब्लॉक्स। और ब्लॉक की पहचान क्या है दोस्तों, की ब्लॉक में कभी भी सेमीकोलन नहीं होता, ब्लॉक में क्या होते हैं, कर्ली ब्रेसेस। जैसे अभी हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस सीखे थे। सो टेक्निकली प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ ब्लॉक्स और स्टेटमेंट्स, लेकिन ब्लॉक्स की खासियत क्या है कि ब्लॉक्स में फर्दर कंटेंट सम स्टेटमेंट्स, यानी ब्लॉक्स के अंदर क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स। या फिर फर्दर और क्या हो सकते हैं, बहुत सारे और भी ब्लॉक्स, वन और मोर। यानी हमने एक ब्लॉक बनाया, उसके अंदर एक और ब्लॉक बना दिया, फिर उसके अंदर एक ब्लॉक बना दिया, या हम चाहे तो उसके अंदर एक और ब्लॉक बना सकते हैं। तो आगे चल के कई ऐसे प्रोग्राम बनेंगे जिसके अंदर ब्लॉक के अंदर क्या बनाएंगे, सब ब्लॉक। तो अब हमें बनाना है पहला प्रोग्राम, और पहला प्रोग्राम क्या, दो नंबर को एडिशन का।
कारण कि कोई टीचर हमें एडिशन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम सिखा दे तो टेक्निकली जितने भी सिंपल कैलकुलेशंस हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, वो सभी प्रोग्राम बन सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग की कैटेगरीज होती हैं, और प्रोग्रामिंग की कैटेगरी 1 है जिसमें हम कुछ इनपुट लेते हैं, कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं और कुछ आउटपुट जनरेट होता है। कैटेगरी सेकंड होती है दोस्तों डिसीजन मेकिंग की, जिसके लिए मैं इफ एल्स पढ़ाऊंगा। तो अभी जो मेरा एग्जिस्टिंग बैच है वो कहाँ तक पहुंचा है, केवल इफ एल्स तक। अच्छा, टीचर में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया करती थी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसे कहते हैं ग्रामर रूल या सिंटेक्स। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी क्या होता है, ग्रामर रूल या सिंटेक्स होता है, एंड वी हैव टू फॉलो दैट सिंटेक्स। अब टीचर क्या होता था, स्कूल में मैं एक बार ग्रामर रूल पढ़ा के फिर एक दो एग्जाम्पल सिखाती थी, जैसे राम ईट्स एलिमेंट या सीता ईट्स मैंगो। अब टीचर चाहे तो 100 एग्जाम्पल लिख सकते हैं, हाँ, 2 से भी काम चल गया। तो वैसे ही दोस्तों कंसेप्ट तो यही है। अब प्रोग्राम में 2 भी बनाऊं या 2000 भी बनाऊं, द कंसेप्ट विल रिमेन सेम। तो ऐसे स्टूडेंट अगर हमें कंसेप्ट समझ में आ गए तो हम घर बैठ के 2000 प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो आपका टास्क क्या रहेगा, यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड बेस्ड ऑन दैट कंसेप्ट यू हैव टू डिजाइन सेवरल प्रोग्राम्स। तो आज का हमारा जो पहला प्रोग्राम है दोस्तों वो क्या है, सी प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। हम 2 नंबर यूजर से लेंगे, उन्हें ऐड करेंगे। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम सीखना चाहेंगे कि कैसे 2 नंबर्स को हम ऐड करवाएं। तो ये मेरा क्लाइंट है दोस्तों, मैं नहीं, मेरा क्लाइंट है। अब क्लाइंट के पास अवेलेबल होता है कीबोर्ड, तो टेक्निकली वो जो भी इनपुट करेगा वो किससे इनपुट करेगा, कीबोर्ड से। जैसे उसने इनपुट किया 5, अब 5 जो हम कहते हैं इंटीजर वैल्यू, ये इंट वैल्यू है यानी इंटीजर वैल्यू है। अब इसके लिए कोड होता है %d, इससे हम कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। और भी बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। तो %d यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करे, फॉर्मेट स्पेसिफायर। जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो और भी स्पेसिफायर सीखेंगे फॉर इंटीजर। तो जब भी हमें इंटीजर की बात करें तो हम %d लिखते हैं। अब हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स होते हैं, तो ये हम किस वेरिएबल में भेजना चाहेंगे, लिखा है %a, send to address of a, send to मेमोरी एड्रेस ऑफ ए। जैसे हमारे घर की एड्रेसेस होती हैं वैसे ही हमारे कंप्यूटर में रैम होती है। तो जब भी हमें एम्परसेंड साइन दिख जाए मींस वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मेमोरी एड्रेस को। तो रैम में कहीं ना कहीं वेरिएबल बना हुआ है। और मान लो कि उस वेरिएबल की एड्रेस है 100, ये एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हालांकि हमेशा 100 नहीं होगी, लेकिन मैं समझाने के लिए 100 मान रहा हूँ। तो यहाँ पे एम्परसेंड क्यों रिक्वायर्ड है, तो मैं इंटरव्यू में कहूँगा कि सर हमारे रैम में बहुत सी लोकेशंस हैं। अब कीबोर्ड को कैसे पता चले कि किस लोकेशन पे डेटा भेजना है। और चलो मान लो कि लोकेशन नहीं भी पता, तो 3 वेरिएबल्स है ए बी सी। तो सिस्टम कैसे डिसाइड करेगा कि ए वाली एड्रेस पे, कि बी वाली एड्रेस, की सी वाली एड्रेस पे, तो हमें किसके एड्रेस पे भेजना है, ए की एड्रेस पे। अब यहाँ पे फंक्शन यूज होता है स्कैनएफ। भाई हम प्रोग्रामिंग में डायरेक्टली कीबोर्ड से तो बात नहीं करेंगे, तो स्कैनएफ एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन ऑफ stdio.h। तो जैसे सर ने stdlib की बात की थी, वैसे ही एक लाइब्रेरी है stdio.h। तो ऐसे स्टूडेंट मुझे समझ में आ गया कि जब भी हमें कीबोर्ड से इनपुट लेना होगा तो कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्कैनएफ। नाउ दिस वन इज कंसेप्ट कि कोई टीचर अगर हमें एक इनपुट ना सिखा दे तो क्या हम दूसरा इनपुट नहीं कर सकते, वैसे का वैसे हम दूसरा भी इनपुट कर सकते, लेकिन वो किस एड्रेस पे, एड्रेस ऑफ बी पे।
तो यूजर जो सेकंड नंबर इनपुट करेगा, जैसे उसने 6 प्लेस किया, वो रैम में किस एड्रेस पे जाएगा? ये वेरिएबल ए बना हुआ है, तो यहाँ पे 5 आ गया। ऐसे ही वेरिएबल बी बना हुआ, मान लीजिए किसके एड्रेस से 104, तो डेटा यहाँ आ गया, जैसे 6 यहाँ आ गया। ये रैम का ही पार्ट है। अच्छा, अब हम सिस्टम से क्या कहेंगे? हमें ए भी पता है, बी भी पता है, तो व्हाट वी कैन राइट सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पे सेमीकोलन बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि ये पहला स्टेटमेंट था, ये सेकंड स्टेटमेंट, ये थर्ड स्टेटमेंट। अच्छा, अब कभी कभी मुझसे स्टूडेंट नाराज हो जाते हैं, जिससे मैं फिर से रैम बना रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे वेरिएबल सी बना हुआ है, तो स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर आपने यहाँ पे एम्परसेंड साइन लगाया, लेकिन यहाँ पे एम्परसेंड साइन क्यों नहीं लगाया? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि एम्परसेंड का मतलब है मेमोरी एड्रेस, तो इसके एड्रेस के 100, इसके एड्रेस के 104, तो क्या ऐड हो जाएगा? एड्रेसेस ऐड हो जाएंगे, तो 100 प्लस 104 बिकम्स 204। हमें एड्रेसेस ऐड करनी है, हमें किसे ऐड करना है? वैल्यूज को। तो a मीन्स द वैल्यू ऑफ a, similarly b means the value of b. So we are asking the system to perform addition of a and b. So 5 plus 6 becomes 11, and that is assigned to what? The variable c. तो इसको हम कहते हैं assign operator। तो जो भी वैल्यू किसको असाइन हो गई? c को। नाउ वी हैव टू डिस्प्ले दिस रिजल्ट। तो जिससे इनपुट करने के लिए स्कैनफ होता है, वैसे कुछ मैसेज डिस्प्ले करने के लिए प्रिंटफ होता है। तो हम प्रिंटफ में लिखेंगे सम इक्वल टू ब्लैंक, और हम चाहेंगे कि इस ब्लैंक में सी की वैल्यू आ जाए। अब ये सी यहाँ ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि सी कैसा वेरिएबल है? इंटीजर। और अभी अभी हमें टीचर ने सिखाया कि जब भी इंटीजर की बात हो तो हम क्या लगाएंगे? परसेंट डी। तो जहां हमने फिंगरप्रिंट छोड़ा है, टेक्निकली वहां पे क्या रहेगा? परसेंट डी। या परसेंट डी प्रिंट नहीं होगा, जो सी की वैल्यू होगी वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब इस प्रोग्राम से हमारे कितने काम आसान हो गए। हमें समझ में आ गया कि सी लैंग्वेज में इनपुट कैसे करते हैं, और सी लैंग्वेज में मॉनिटर पर डिस्प्ले कैसे करते हैं। तो जब भी मॉनिटर पे कुछ डिस्प्ले करना हो तो प्रिंटफ, और जब भी कुछ कीबोर्ड से इनपुट लेना हो तो कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए क्या यूज होगा? स्कैनफ। और ये भी हमें किस लाइब्रेरी में मिलेगा? stdio.h। अब आज हमने अपने प्रोग्राम का एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा था दोस्तों, कि हमारे प्रोग्राम का कुछ ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो इतना तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन लिखा है कि हेडर फाइल यहाँ आती है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? हेडर फाइल। लेकिन दोस्तों हेडर फाइल में एक वर्ड आता है हैश। हैश का मतलब है प्री प्रोसेसर। हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं वो इंग्लिश लाइक कोड में लिख रहे हैं, कंप्यूटर समझते हैं 010101 यानी बाइनरी डेटा। सो वी हैव टू कंपाइल दिस कोड, लेकिन जो भी ऑपरेशन में बिफोर कंपाइलेशन परफॉर्म करना होता है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं हैश। तो आई एम रिक्वेस्टिंग द सिस्टम टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन बिफोर द कंपाइलेशन बिगिंस। जैसे मेरी मदर जब टी बनाती है मेरे लिए, so she will have to add sugar and tea powder first and then she has to process it. So similarly हम चाहते हैं कि प्रोग्राम जब कंपाइल हो तो उसके पहले ही ऑपरेशन परफॉर्म हो, दैट इज प्री प्रोसेसर। नाउ अब हम इस प्रोग्राम को डिजाइन करना चाहेंगे। प्रोग्रामिंग करने के टूल्स आते हैं, जिनमें से आजकल हम यूज करते हैं कोड बॉक्स। हालांकि टर्बोसी और भी बहुत सारे टूल्स आते हैं, लेकिन कोड बॉक्स की बहुत अच्छी खासियत है। मैं आपको कोड बॉक्स की खासियत दिखाना चाहूँगा, जिसके लिए हमें चलना पड़ेगा codebox.org वेबसाइट पे, जहाँ से इसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड्स ऑप्शन दिया हुआ है, हमें बाइनरी लिस्ट पे क्लिक करना है। अब देखिए इसकी सबसे अच्छी खासियत है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और साथ साथ ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है। विंडोज़ पे भी वर्क करता है, लाइनक्स पे भी वर्क करता है, और मैक पे भी। तो अगर मेरे किसी फ्रेंड के पास मैक OS है तो भी काम चल जाएगा। कोई फ्रेंड लाइनक्स पे वर्क कर रहा है तो उसका भी काम बन जाएगा। तो कोई विंडोज़ पे वर्क कर रहा हो मेरी तरह तो विंडोज़ पे भी वर्क कर जाएगा। 1 2 3 4 हमें फोर्थ ऑप्शन लेना है, कोडबॉक्स 20.03 मिंग डब्ल्यू सेटअप।
टेक्निकली कोड बॉक्स एक टूल है, जैसे कहते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि सी को कंपाइलर चाहिए, तो यहाँ पे कंपाइलर क्या है, MinW। अच्छा, फिर ये बाकी ऑप्शन किन के लिए हैं? मान लो कि मेरे किसी फ्रेंड के सिस्टम में पहले से MinW है, तो उसके पास क्या मिसिंग है, केवल कोड बॉक्स ID। तो अगर आपको लगता है कि आपके सिस्टम में पहले से MinW है, तो यू कैन यूज दिस ऑप्शन। लेकिन हम दोस्तों के सिस्टम में MinW पहले से नहीं होता यूजुअली, तो आई वांट दिस ऑप्शन। अब हम इसे यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेट हमने यहाँ से डाउनलोड कर लिया, इससे मैं पॉज कर देता हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है कोड बॉक्स। तो इंस्टॉलेशन करने का तरीका क्या है कि हमें इसे राइट क्लिक करना है और कहना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब है कि वो सी ड्राइव को भी एक्सेस कर पाएगा। हमसे परमिशन मांग रहे हैं, हमने कहा यस। वेलकम स्क्रीन में नेक्स्ट क्लिक करना है। लाइसेंस एग्रीमेंट है कि ये इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, जिसकी वेबसाइट है fsf.org। और यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी खासियत क्या लिखी हुई है, एवरीवन इज परमिटेड टू कॉपी एंड डिस्ट्रीब्यूट वर्बेटिम कॉपीज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। यानी आप इस सॉफ्टवेयर को फ्रीली कहीं भी यूज कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है, यू आर नॉट अलाउड टू मेक चेंजेस इन द सॉफ्टवेयर। भाई ऐसा ना हो कि कोई आप इस सॉफ्टवेयर को चेंज करके अपने नाम से कॉपीराइट करवा दे, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो यू कैन यूज दिस सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट। आई एग्री। बाय डिफॉल्ट सभी ऑप्शन सिलेक्टेड है, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा नेक्स्ट। फिर लोकेशन पूछेगा, तो बाय डिफॉल्ट लोकेशन क्या है, सीक्वेंस प्रोग्राम फाइल्स कोड बॉक्स, नो नीड टू चेंज, सिंपली से नेक्स्ट या इंस्टॉल। अब क्योंकि मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल्ड है, तो आई नो डू नॉट हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। लेकिन आप लोग इसे क्लिक करेंगे, अब एक बार जब इंस्टॉलेशन हो जाए तो सिंपली डेस्कटॉप पे आइकन बन जाएगा और हमें इस आइकन पे क्लिक करना है, और जैसे इस आइकन पे क्लिक करेंगे कोड बॉक्स ओपन हो जाएगा। प्रोग्रामिंग बनाने का तरीका क्या है, जब भी मैं नया प्रोग्राम बनाना तो हम फाइल में कहेंगे न्यू और एम्प्टी फाइल, और यहाँ पे प्रोग्राम को टाइप करेंगे। तो जैसा कि टीचर ने बताया कि हमें हर प्रोग्राम में कम से कम इतना तो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना तो कोई प्रोग्राम बनना ही नहीं है। लेकिन टीचर ने आज हमें जो फिगर समझाया उसमें क्या समझाया कि अगर हमें यहाँ पे कीबोर्ड से इनपुट लेना है या स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले करना, तो हमें एक हेडर फाइल भी चाहिए। तो क्योंकि हमें लॉजिक में समझ में आ गया कि हेडर फाइल चाहिए, तो वी कैन इंक्लूड इट। और हैश का हम सभी जानते हैं क्यों, क्योंकि बिफोर कंपाइलेशन या ऑपरेशन। अच्छा, अब मैं लॉजिक भी टीचर समझ रहे थे, उस लॉजिक को लिखते जाते हैं। तो लॉजिक में क्या क्या था, स्कैनफ ए, हम सिस्टम से करें कि हमें एक नंबर ए चाहिए। अब जैसे ए इनपुट हो गया वैसे बी इनपुट हो गया, तो मैं यहाँ बी कर दिया। अब ए भी पता है बी भी पता है, तो हम सी में ऐड कर सकते हैं। और हम सिस्टम से कह सकते हैं प्रिंट एफ सम इक्वल टू परसेंट, और क्या प्रिंट होना चाहिए, सी। अब टीचर मुझसे वाइवा में कहेंगे कि इस प्रोग्राम में कितने स्टेटमेंट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट्स है, और ब्लॉक कितने, एक। सो इनसाइड मेन ब्लॉक वी हैव 5 डिफरेंट स्टेटमेंट्स। अब दोस्तों दो तरह की प्रोग्रामिंग होती है, एक होती है डायनेमिकली टाइप, जैसे हमारी कुछ ऑनलाइन फ्रेंड जो मुझे सुन रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं। जावास्क्रिप्ट डायनेमिकली टाइप है। मैं छोटा सा एक जावास्क्रिप्ट एग्जांपल बना रहा हूँ यहाँ पे। where a b c, और हम लिख रहे हैं a इक्वल टू इनपुट, एंटर अ नंबर, b इक्वल टू इनपुट, एंटर अ नंबर, या अनदर नंबर भी लिख सकते हैं ऐसे, और c इक्वल टू a प्लस बी, और फिर हम इसे शो करना चाहेंगे। यहाँ पे प्लस का मतलब है ज्वाइन। तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिफरेंट अप्रोच। अब जहाँ मैं इनपुट लिख रहा हूँ यहाँ पे वर्ड आ जाता है प्रॉम्प्ट। तो इनपुट के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रॉम्प्ट। चलिए इसको टेस्ट करते हैं वर्क करता है या नहीं। इसको मैं डी ड्राइव में सेव कर रहा हूँ।
add.html, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को हम यूज करते हैं HTML के अंदर, हालांकि अलग से .js फाइल भी बन सकती है, इसको मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो हम चलते हैं डी ड्राइव में, हालांकि हमें क्विक एक्सेस में दिखी गया ये फाइल, राइट क्लिक और ओपन। देखिए कितना अच्छा बॉक्स बन गया, क्या गया लिखा है एंटर नंबर, हमने कहा 5, एंटर अंदर नंबर हमने कहा 6, तो कंप्यूटर कह रहा है कि इसका रिजल्ट क्या है 56। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो, ज्वाइन, यहाँ भी ज्वाइन परफॉर्म हो मेरे दोस्तों। तो टेक्निकली हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो डायनेमिकली टाइप है। ये जो प्रॉम्प्ट है ये स्ट्रिंग डेटा लेता है, तो स्ट्रिंग वैल्यू हमेशा क्या होती है आपस में कॉन्कैट। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग की खासियत है कि हमें वेरिएबल का डेटा टाइप नहीं देना पड़ता, लेकिन आंसर गलत आ सकता है। लेकिन थैंक्स टू सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज में डेवलपर को बताना पड़ता है कि कौन कौन से वेरिएबल्स यूज हुए, तो कौन कौन से वेरिएबल यूज हुए ABC, और उनका टाइप हम क्या मानना चाहते हैं, तो उनका टाइप हम क्या मानना चाहते हैं इंटीजर। मींस वी आर इन्फॉर्मिंग कंपाइलर that ABC are integers। जबकि हमने जावास्क्रिप्ट में नहीं लिखा, हमने जावास्क्रिप्ट में क्या लिखा var, var means variables। तो हमने जावास्क्रिप्ट में कहा कि हाँ हम 3 वेरिएबल यूज कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि उनका टाइप क्या है। तो जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टाइप ना बताना पड़े वो डायनेमिकली टाइप, लेकिन हमने देखा कि वो आंसर गलत देते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम ने उसे क्या मान लिया, स्ट्रिंग मान लिया, जबकि हम उसमें क्या उम्मीद कर रहे थे इंटीजर। जबकि सी लैंग्वेज स्टैटिकली टाइप, स्टैटिकली टाइप का मतलब है कि यू हैव टू इन्फॉर्म कि कैसा डेटा चाहिए, तो हमें डेटा कैसा चाहिए इंटीजर। अब हमें प्रोग्राम को सेव करना, तो मैंने फ्लॉपी पे क्लिक किया, अब हम कहीं भी सेव कर सकते हैं, और हम चाहें तो अपना खुद का फोल्डर बना के भी प्रोग्राम्स को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ और उसमें सेव कर लेता हूँ। अब डिफरेंट पर्सन के सेव करने की डिफरेंट अप्रोच हो सकती है, तो मेरी अप्रोच हमेशा ऐसी रहती है, पहले मैं लिखता हूँ 1, मतलब 1 2 3 4 5, और फिर डेट, और फिर प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव। तो प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोग्राम टू है 2 नंबर्स। अगर आप में से किसी फ्रेंड ने टर्बो सी में वर्क किया हो, तो टर्बो सी में लिमिटेशन से 8 लेटर्स की, लेकिन कोड बॉक्स में नेमिंग में कोई लेटर्स रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा हम डॉट सी भी दे सकते हैं, डॉट CPP भी दे सकते हैं। डॉट सी देने से केवल सी के फीचर्स वर्क करेंगे, सी प्लस के फीचर्स वर्क नहीं करेंगे। बट व्हेन वी गिव डॉट CPP इट सपोर्ट्स फीचर ऑफ सी एस प्लस सी प्लस प्लस। तो हमेशा मैं डॉट CPP से सेव करता हूँ। अब जैसा कि टीचर ने कहा था कि मैं इंग्लिश टाइप कोड लिखा है, तो वी रिक्वायर ए टूल that will convert this English like code into what? The machine code. Now, this is a benefit of using IDE. जिन फ्रेंड्स को IDE यूज नहीं करना होता, they have to write the command gcc filename.c. But using the tool, the commands will perform automatically. So just to compile it. अब सिस्टम बता रहा है कि आपके प्रोग्राम में कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि 0 एरर्स हैं एंड 0 वार्निंग्स हैं। अब इसे रन किया जाए, तो बिल्ड एंड देन रन। अब देखिए, क्योंकि मैं स्कैनफ लिखा था दोस्तों, हमने क्योंकि स्कैनफ लिखा हुआ है 2 बार, तो ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब हमारे IT इंडस्ट्री में जब भी कर्सर ब्लिंक करे मींस वेटिंग फॉर सम इनपुट, तो मैंने कहा 5 और एंटर प्रेस किया। अब फिर से कर्सर ब्लिंक करा, क्यों? वेटिंग फॉर अनदर इनपुट, तो 6। तो सिस्टम करा कि सम कितना है 11। अब मैं ही डेवलपर हूँ, मैं ही क्लाइंट हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आई नो व्हाट ए टू डू। बट व्हेन आई एम सेलिंग दिस प्रोडक्ट, आई वांट टू मेक दिस प्रोग्राम इंटरैक्टिव। So what I can do is I can put printf here, like printf enter a number. Just to assist user.
जैसे मैं कभी एटीएम मशीन पे जाता हूँ तो एक मैसेज आता है, प्लीज एंटर द पिन नंबर। टेक्निकली वो कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन प्लीज एंटर द पिन नंबर का मतलब है कि दे आर आस्किंग मी टू एंटर द पिन नंबर, सो यू आर असिस्टिंग द यूजर। अच्छा, अब हम इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एंटर अनदर नंबर। अब टोटल कितने स्टेटमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे प्लस माइनस बना हुआ है, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ब्लॉक बंद हो जाएगा। अब ये कब बेनिफिशियल होता है, जब हमारा प्रोग्राम बड़ा हो और हमें किसी ब्लॉक को बंद करना होता है, ब्लॉक हम बंद करके देख सकते हैं। अब क्योंकि चेंजेस की, तो फिर से कंपाइल करेंगे और फिर से रन करेंगे। नाउ दिस इज मोर इंटरेक्टिव। अब लिखा रहा है एंटर नंबर, हम कोई नंबर प्रेस कर सकते हैं, जैसे हमने कहा 55, एंटर अंदर हमने कहा 56, तो सिस्टम कह रहा है कि सम क्या है, 111। लेकिन दोस्तों यहाँ पे किसने मान लो कि गलत नंबर दे दिया 5.5, तो ये वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने सिस्टम को पहले से बता के रखा कि भाई डेटा कैसा चाहिए, इंटीजर। इसको हम कहते हैं टाइप सेफ कोड। टाइप सेफ कोड का मतलब है कि आपने जो बताया बस वही चलेगा, उसके अलावा और कोई चीज नहीं चलेगी। तो इसका मतलब हुआ कि अब हमें क्या सीखना चाहिए दोस्तों, हमें सीखना चाहिए कि कौन कौन से डेटा टाइप हम सी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। तो वेरियस डेटा टाइप्स that we can use in C++ to store different type of values. तो सबसे पहली बात होती है दोस्तों अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक मीन्स कोई भी अल्फाबेट या कैरेक्टर, तो उसके लिए यूज होता है कि कैर। तो डेटा टाइप का नाम है कैर। अब हर डेटा टाइप कुछ मेमोरी कंज्यूम करता है, तो हम कहते हैं साइज इन बाइट्स। कंप्यूटर की मेमोरी को बाइट्स में मेजर करते हैं, तो दिस विल कंज्यूम ओनली 1 बाइट। फिर आता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर कब जरूरत पड़ती है, तो प्रिंटफ के दौरान या फिर स्कैनफ के दौरान। तो जब भी कैरेक्टर डेटा लेना तो हम क्या लिखते हैं, %c। तो जैसे अभी हमने %d यूज किया था दोस्तों, वैसे कैरेक्टर डेटा के लिए हम क्या यूज करेंगे, %c। अच्छा, फिर रेंज। रेंज का मतलब है मिन टू मैक्स, कि मिनिमम हम कितना दे सकते हैं, मैक्स हम कितना दे सकते हैं। तो हमारे कैरेक्टर में आ सकता है दोस्तों अ सिंगल लेटर, रिमेंबर वन थिंग, केवल एक लेटर। या फिर न्यूमेरिक डेटा आ सकता है -128 से लेके 127 तक। कारण क्या कि हमारे लेटर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे हम कहते हैं आस्की कोड, तो हमसे कैंपस में पूछा जाता है कि कैर में न्यूमेरिक क्यों चलता है। सो टेक्निकली एवरी लेटर हैव सम न्यूमेरिकल वैल्यू नोन एज आस्की कोड इन इंग्लिश। जबकि जो बाकी भाषा जैसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयाली, उनके लिए यूज होता है यूनिकोड, जो कि जावा में हम यूज करते हैं। अच्छा, सेकंड होता है दोस्तों होल नंबर्स के लिए। होल नंबर्स हम सभी जानते हैं किसको हम कहते हैं, इंटीजर्स को। तो जब भी हमें इंटीजर्स पे पकड़ना तो दो ऑप्शन अवेलेबल, इंट और लॉग। दोनों का पर्पस सेम है, बस रेंज का अंतर है कि आपको कम वैल्यू स्टोर करनी तो कम साइज यूज कीजिए, अगर आपको ज्यादा रेंज जरूरत हो तो ज्यादा यूज कीजिए। अब इसकी साइज है 2 बाइट्स अगर आप टर्बो सी में काम करते हो, लेकिन इसकी साइज है 4 बाइट्स अगर आप जीसीसी पे वर्क करते हैं। जीसीसी मींस कोड ब्लॉक्स में। अब हमने अभी भी सीखा कि हम क्या यूज कर सकते हैं, %d, लेकिन दोस्तों हम %i भी यूज कर सकते थे। तो आई मींस इंटीजर, लेकिन हमने %d क्यों यूज किया, तो हम ह्यूमन बीइंग जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, 0 से लेकर 9 तक होता है। तो %d मींस वी आर यूजिंग डेसिमल नंबर सिस्टम 0 to 9। अच्छा, इसकी रेंज क्या है, तो इसकी रेंज है -32768 से लेके 32767।
एक्चुअली 2 बाइट्स का मतलब है 16 बिट्स, ठीक है। अब मैं चलता हूँ साइंटिफिक कैलकुलेटर में और हम कैलकुलेट करते हैं 2 का पावर 16। 2 का पावर 16 जो आ रहा है 65536 अपॉन 2, क्योंकि आधी नेगेटिव रेंज और आधी पॉजिटिव रेंज, तो सिस्टम क्या बता रहा है 32768। तो कंक्लूजन निकला दोस्तों, रेंज हम कैसे निकालते हैं कि जो भी हमें बाइट्स दिया गया उसके बिट्स निकाल लेते हैं। तो टीचर ने बताया कि 1 बाइट बराबर कितने बिट्स, 8 बिट्स। तो टेक्निकली 2 बाइट्स का मतलब है वो 16 बिट्स। तो टीचर ने क्या निकाला 2 का पावर 16, लेकिन अपॉन 2 क्यों किया, क्योंकि हाफ नेगेटिव रेंज और हाफ क्या है पॉजिटिव रेंज। तो टेक्निकली हम हर डेटा टाइप पर रेंज निकाल सकते हैं इस तरह से, लेकिन जीसीसी में 4 बाइट्स होता है। अब इसकी रेंज में हम निकाले तो कैसे, 4 बाइट्स यानी 8 बिट्स, 2 का पावर 32 अपॉन 2। हमें टीचर ने स्कूल लाइफ में पढ़ाया था कि 2 का पावर 32 लिखा हुआ अपॉन 2 का पावर 1, तो टेक्निकली वो बचेगा क्या, पावर ऊपर जाके क्या बन जाते माइनस, तो 2 का पावर 32 माइनस 1 यानी क्या 2 का पावर 31। तो जो भी हमें बिट्स सीखे उससे एक कम, ये रेंज आ गई। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों को समझ में कि रेंज निकलती कैसे है। अब ये हाफ नेगेटिव रेंज हो जाएगी और हाफ क्या हो जाएगी पॉजिटिव रेंज। अब मुझसे कैंपस में पूछा जाएगा कि पॉजिटिव रेंज में एक नंबर कम क्यों है। नेगेटिव नंबर -1 से शुरू होता है, लेकिन पॉजिटिव कहाँ से शुरू होता है, 0 से। तो टेक्निकली पॉजिटिव नंबर को क्योंकि 0 से काउंटिंग की जा रही है, तो हमारे हैंड में 4 फिंगर्स आएंगी, 0 1 2 3 4। तो टेक्निकली टोटल फिंगर्स तो 5 है, लेकिन क्योंकि काउंटिंग हम 0 से करें तो उससे नंबरिंग क्या आएगा 4। तो टेक्निकली नेगेटिव में भी उतने ही नंबर है, पॉजिटिव में भी उतने ही नंबर है। अब लॉन्ग 4 बाइट कंज्यूम करता है, लेकिन इसके लिए कोड होता है %LD, इंटीजर के लिए %D, लेकिन लॉन्ग के लिए क्या %LD। अब रेंज होगी सेम है सब। भाई सिंपल सी बात है कि अगर आप 4 बाइट्स की बात कर रहे हो तो चाहे आप ऐसे कैलकुलेशन करो चाहे ऐसे कैलकुलेशन करो, रेंज विल बी सेम। अच्छा, अंतिम होता है दोस्तों फ्रैक्शनल नंबर्स के लिए। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, जैसे तो होल नंबर्स के लिए 2 विकल्प है, इंटीजर या लॉन्ग। वैसे ही फ्रैक्शन के लिए भी 2 विकल्प है, फ्लोट और डबल। फ्लोट कंज्यूम करता है केवल 4 बाइट्स, ये कंज्यूम करता है 8 बाइट्स। इसके लिए हम यूज करते हैं %f और यहाँ पे यूज करते हैं %lf। यहाँ पे हम रेंज की बात करें तो उसकी रेंज है 3.7 या 3.4 इंटू 10 टू पावर -38 से लेके 3.4 इंटू 10 प्लस 38। अब हमारे कंप्यूटर में ई का पावर लिखना पॉसिबल नहीं है, तो कंप्यूटर में हम ई के पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, ई यूज करते हैं। तो जैसे मुझे लिखना है 3.4 इंटू 10 -38, तो इस छोटे से पोर्शन को हम क्या कहेंगे, ई। और ई का मतलब क्या है, एक्सपोनेंट। अब छोटा ई भी लिख सकते हैं, बड़ा ई भी लिख सकते हैं। और ये जो आगे वाला पोर्शन है हम कहते हैं मेंटिसा। So whenever I write e means the exponent value। अब हमारा डबल डेटा टाइप बहुत ही एक्यूरेट है, इसकी रेंज होती है 1.7 e -308 से लेके 1.7 e प्लस 308। हमें स्कूल लाइफ में टीचर ने सिखाया भी था, जैसे हमें लिखा हुआ है 0.0005। तो इसको हम टेक्निकली क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 5e-4। क्यों, क्योंकि टीचर हमें स्कूल लाइफ में सिखाया करती थी कि हम इससे क्या करते हैं, इसकी पोजीशन चेंज कर दें। यानी क्या, 5000 अपॉन कितना, या ऐसा कुछ हमें सिखाया जाता था कैलकुलेशंस, 5 अपॉन कितना, ये
शायद एक कम है, ज़्यादा है, चलिए चेक कर लेते हैं, कंप्यूटर से चेक कर लेते हैं। अभी कंप्यूटर है ना बस 5/1000 कितना रहे, हाँ तो एक और आना चाहिए। हिस्ट्री टीचर ने यहाँ पे क्या लिखा है, E-4। तो एबम इस ने मुझे पूछा था सर इसका मतलब क्या होता है, भाई E-4 का मतलब क्या होता है, E-4 का मतलब क्या हुआ, 5 अपॉन क्या, और हम जानते हैं कि पावर ऊपर आके क्या बन जाता है, माइनस में। अच्छा ऐसे अगर ये वैल्यू होती 5000 तो उसको हम क्या लिख सकते थे, 5E3। क्यों, क्योंकि 5 इंटू 1000, और हम जानते हैं कि 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 3। तो कंक्लूजन निकला कि जहां भी साइंटिफिक कैलकुलेशन करनी हो तो साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए सबसे बेस्ट डेटा टाइप कौन है, डबल। हाँ अगर हमें ऑर्डिनरी कैलकुलेशंस करनी हो, जैसे हम बात करते हैं पैसास की, तो कभी भी कोई 2 पैसा से ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करता, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ऐसी जब हम स्कूल पढ़ते थे तो हम कैलकुलेशन करते थे किसकी, परसेंटेज की, जैसे 66.66%, तो क्या हमने उसे बहुत सारे डेसिमल तक कैलकुलेट किया, नहीं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है फ्लोट कैलकुलेट्स accurately up to 8 decimals. Double calculates double of float, means 16 decimal places. तो कैंपस में कहा जाता है कि डबल का नाम डबल क्यों रखा गया, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी क्या है, फ्लोट की डबल। अच्छा अब डेटा टाइप पढ़ने से हमें फायदा क्या हुआ कि अभी जो टीचर ने हमें प्रोग्राम सिखाया इसको हम सेव कर लेते हैं, यहाँ पे से 2 कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 2 फ्लोटिंग नंबर्स। नाउ थैंक्स टू द लिस्ट, ये लिस्ट हमें बता रही है कि कैरेक्टर के लिए परसेंट सी आता है, इंटीजर के लिए परसेंट डी आता है, लॉन्ग के लिए परसेंट एल, फ्लोट के लिए परसेंट एफ और डबल के लिए परसेंट एल। तो जहाँ जहाँ इंटीजर लिखा है दोस्तों वहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्लोट। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे परसेंट डी नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, परसेंट एफ, और यहाँ भी क्या आना चाहिए, परसेंट एफ। अब ये फ्लोटिंग वैल्यूज भी सपोर्ट करेगा, लेकिन ये केवल कितने डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट है, हालांकि लिखा तो हमने बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन वो केवल कितने डिजिट तक कैलकुलेशन करेगा प्रॉपर्ली, अप टू 8 डेसिमल प्लेसेस तक। तो मैंने कहा 1.89 और 2.11, तो सिस्टम कह रहा है कि आंसर क्या आएगा, 4 पॉइंट कितने जीरोस आ रहे हैं फ्रेंड्स, 6 जीरोस। तो बाय डिफॉल्ट हमें 6 डेसिमल प्लेसेस शो होते हैं, लेकिन मुझे कॉलेज में कहा जाएगा कि मुझे 6 नहीं, मुझे केवल 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग में 2 स्लैश लगाते हैं तो उससे हम कहते हैं कमेंट्स। आई एम आस्किंग द कंपाइलर टू इग्नोर दिस लाइन। So comments are useful to ignore lines from compilation. तो मैं सिस्टम से कह रहा हूँ कि सिस्टम अब ये लाइन नहीं, ये लाइन पढ़े, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, 0.2। 0.2 का मतलब है कि मैं कितने डेसिमल प्लेसेस चाहता हूँ, ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस। इसे कंपाइल करते हैं, इसे रन करते हैं। हमने कहा 1.89 और 2.11, तो जहाँ पहले हमें 6 डेसिमल प्लेसेस शो रहे थे, अब हमें कितने डेसिमल प्लेस शो रहे हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस। अब हमें बॉस ने कहा कि हमें यहाँ पे फ्लोट नहीं डबल चाहिए, तो फिर से इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे हम डबल डेटा टाइप कर देते हैं। बस अब यहाँ पे फ्लोट नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल, और हम सभी को पता है कि यहाँ पे परसेंट एफ नहीं बल्कि क्या, परसेंट एल एफ आएगा। अब यहाँ पे भी वैसा कंसेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं सोचूं कि अब हम 0.2 ना लिखे, बल्कि क्या लिखें, 0.16। हमने कंपाइल किया और कोई ऐसी फ्रैक्शन लिखी होगी जिसमें बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस हो, तो सिस्टम में एक्यूरेटली कैलकुलेट करके बता देगा दोस्तों। तो 16 डेसिमल प्लेसेस तक हमें आंसर मिल जाएगा। अब आगे चल के हम कुछ और भी फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज करेंगे।
जैसे हम स्ट्रिंग आगे चल के सीखेंगे, तो स्ट्रिंग के लिए %s, ऑक्टल के लिए %o, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के लिए %x, ऐसे हम वर्क करेंगे अनसाइंड नंबर्स के साथ तो %u, ऐसे आगे से हम वर्क करेंगे लॉन्ग डबल के साथ तो %LF। अभी जब हमने कैरेक्टर डेटा टाइप की बात की थी दोस्तों, तो हमने बात किया था कि कैरेक्टर्स में नंबर्स भी चल जाते, क्यों चल जाते, वो हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो वर्किंग विद कैर डेटा टाइप, in computer every letter have certain numerical value known as its ASCII code in case of English and Unicode यूनिकोड का मतलब यूनिवर्सल कोड। जब हम फ्यूचर में जावा सीखें तो जावा में यूनिवर्सल कोड यूज होगा फॉर ऑल लैंग्वेजेस अराउंड द वर्ल्ड। आजकल जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज लिखते हो दोस्तों, तो उसमें हिंदी भी आप इंक्लूड कर लेते हो या कुछ इमोजीज भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो वो क्यों संभव हुआ? क्योंकि यूनिवर्सल कोड में तकरीबन सभी लेटर्स को कंसीडर किया गया, जबकि आस्की में केवल इंग्लिश लेटर्स है। तो सी यूजेस आस्की वेयरएज जावा यूजेस यूनिकोड। अब आस्की का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज क्लाइंट ने प्रेस किया कैपिटल ए, कंप्यूटर को कैपिटल ए नहीं पता, कंप्यूटर को न्यूमेरिकल वैल्यू पता है। वो न्यूमेरिकल वैल्यू बाइनरी पे कन्वर्ट होकर कंप्यूटर में स्टोर होगी, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज 0 1 के अलावा कुछ स्टोर ही नहीं करता। सो टेक्निकली व्हेनेवर आई प्रेस अ लेटर, system will takes its ASCII value and stores inside the memory। और जब हम डिस्प्ले करते हैं मॉनिटर पे, तो वापस वो बाइनरी डेटा को फिर किस में कन्वर्ट करता है? कैरेक्टर में। गिवन बाय एएनएसआई, और एएनएसआई का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो अमेरिका की एक संस्था है जिसने इस कंसेप्ट को डिजाइन किया। अब यहाँ पे हर कैरेक्टर की एक ASCII वैल्यू है। तो कुछ कॉमन जो मुझे याद है मैं आपको सिखा देता हूँ दोस्तों। एक होता है नल कैरेक्टर, जो मैं आपको आगे चल के यूज करवाऊंगा। नल कैरेक्टर की ASCII होती है 0, जो कि कैंपस में भी पूछी जाती है। ऐसे ही दोस्तों बीप साउंड, हम जानते हैं कि हमारे पीसी में स्पीकर लगा होता है, तो बीप साउंड की ASCII होती है 7, ये भी कैंपस में पूछी जाती है। हम प्रेस करते हैं टैब, टैब की सबने देखा होगा कैप्स लॉक के नजदीक, इसकी होती है 9, एंटर की होती है 10। ऐसी कीबोर्ड होता है एस्केप बटन, जिसकी होती है 27। दिस इज कॉमन यूज जो मुझे याद है। ऐसी स्पेस बार जो सबसे बड़ी की होती है, इसकी होती है 32। हमारे कीबोर्ड में 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होती है, इनकी ASCII होती है 48 से लेकर 57 तक। कैपिटल ए टू कैपिटल जेड की होती है 65 से लेकर 90 तक। स्मॉल ए टू स्मॉल जेड की होती है 97 से लेके 122 तक। तो कैंपस में हमसे पूछा जाता है कि हमारा सिस्टम अपर केस लेटर्स और लोअर केस लेटर को डिफरेंट क्यों मानता है, क्योंकि दोनों की ASCII वैल्यू क्या है? डिफरेंट। अब हम एक एग्जाम्पल प्रोग्राम बना रहे हैं दोस्तों। टेकिंग अ कैरेक्टर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्लेइंग इट्स ASCII वैल्यू। क्योंकि आप सभी मुझसे नाराज हैं, आपके मन में चल रहा होगा कि सर को कैसे पता चला कि किसकी ASCII वैल्यू क्या है। तो टेक्निकली मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट डे में एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया होगा जो हमसे क्या लेगा,
हमसे कैरेक्टर लेगा और उसे क्या दिखा देगा, उसकी आस्की वैल्यू। तो अगर हमें फ्यूचर में ना पता हो कि किसकी आस्की वैल्यू क्या है, तो वी कैन एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। अब मैं स्टूडेंट बन जाता हूँ, टीचर ने मुझे एक प्रोग्राम सिखाया, मैं उसी को सेव कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है सब प्रोग्राम ऐसे ही बनने। इसका हमने नंबरिंग कर दिया 4, और हम इस प्रोग्राम का नाम क्या दे रहे हैं, टेकिंग कैरेक्टर एंड डिस्प्लेइंग आस्की वैल्यू। तो हमें समझ में आ गया कि हमें यहाँ पे यूजर से कैरेक्टर पूछना है, तो हम वेरिएबल का नाम क्या कर देते हैं, कैर सी। तो सिस्टम से हम करें कि सिस्टम अक्वायर हमें कैरेक्टर वैल्यू चाहिए, इसको हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, जैसा कि जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल नहीं था। जावास्क्रिप्ट में हमेशा हम वैर लिखते हैं, जबकि यहाँ पे हम लिख रहे हैं कैर, कि अब जो हम चाहते हैं वो कैसा वेरिएबल है, वेरिएबल ऑफ टाइप कैरेक्टर। अच्छा, अब हम यहाँ पे एंटर नंबर ना लिखे, हम क्या लिखेंगे, एंटर कैरेक्टर। नाउ थैंक्स टू दिस लिस्ट, ये लिस्ट हमें बता रही है कि कैरेक्टर के लिए क्या यूज होना चाहिए, %c। तो यहाँ पे %c आ जाएगा, और हम जानते हैं कि वेरिएबल का नाम क्या है, c। हमें बाकी सब हट जाएगा, क्योंकि हमें डिस्प्ले करना है। तो हम प्रिंटफ से कह रहे हैं कैरेक्टर इक्वल टू खाली स्थान, हमेशा मैं खाली स्थान पढ़ता हूँ, आस्की इक्वल टू खाली स्थान। अब कितने खाली स्थान है, 2। अब कौन सा कैरेक्टर प्रिंट करना है, सी, और आस्की वैल्यू भी किसकी दिखानी है, सी की। अब देखिए इन खाली स्थान को मैं भरता कैसे हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कैरेक्टर फॉर्म में शो हो। जैसे हमने प्रेस किया कैपिटल ए, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे कैरेक्टर के फॉर्म में शो हो, लेकिन यहाँ पे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू शो हो। और हम जानते हैं कि न्यूमेरिक वैल्यू इंटीजर वैल्यू होती है उसकी। तो हमने अभी भी कोड पढ़ा कि न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए क्या यूज होता है, %d। तो यहाँ मैं %d दे दूंगा दोस्तों, जिससे कि क्या शो होगा, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। जबकि यहाँ पे हम कैरेक्टर चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, %c। नाउ दिस इज द एडवांटेज ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, कि छोटे से लॉजिक से काम बन गया, कि यहाँ पे हम कैरेक्टर चाहते हैं तो कैरेक्टर क्या प्रिंट होगा, ए। और हमने अभी भी पढ़ा कि ए की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 64। तो पहली बार मुझे भी नहीं पता था कि कौन से कैरेक्टर का कौन सा आस्की वैल्यू होता है, लेकिन जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो मैं सीख गया कि कौन से कैरेक्टर पे क्या वैल्यू आती है, और मुझे याद हो गया उस वैल्यू को। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन किया जाए, तो यहाँ पे 2 खाली स्थान हट जाएंगे। तो आप हमेशा सोचेंगे खाली स्थान के फॉर्म में, और फिर सोचेंगे कि डेटा कैसा दिखाना है। अब ये प्रोग्राम सेव कर लिया जाए, कंपाइल कर लिया जाए, और रन किया जाए। तो कंप्यूटर मुझसे कह रहा है कि भाई भूपेन तुम्हें कैरेक्टर प्रेस कर, तुमने कहा कैपिटल ए, सबसे कॉमन। तो कंप्यूटर कह रहा है कि भाई आपने कैपिटल ए दिया है, जिसका आस्की वैल्यू क्या है, 65। तो हमारे कीबोर्ड में अराउंड 102 कीज है। आप सभी कीज को ट्राई करके देख सकते हैं। मैं स्मॉल ए प्रेस कर लेता हूँ, तो सिस्टम बता रहा है कि स्मॉल ए की वैल्यू क्या है, 97। तो हमने न्यूमेरिकल डेटा पे भी वर्क करना सीख गए, और हम कैरेक्टर वैल्यूज पे भी वर्क करना सीख गए। अब मैं अपने दोस्तों को सेकंड कैटेगरी पे लेकर चलना चाहूँगा, कैटेगरी सेकंड ऑफ प्रोग्रामिंग, डिसीजन मेकिंग यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। और एग्जाम्पल प्रोग्राम में क्या बना रहा हूँ, टेकिंग अ कैरेक्टर फ्रॉम यूजर if it belongs to capital letter, then convert it into lowercase letter। लोअर का मतलब था स्मॉल केस लेटर। अब देखिए क्वेश्चन कैंपस में क्यों आता है, ये प्रोग्राम वही फ्रेंड बना सकता है जिसने क्या पढ़ा हो, ये छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा आस्की कोड्स का। तो कभी कभी मुझसे स्टूडेंट पूछते सर आप हमें आस्की कोड पढ़ाई क्यों रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको आस्की कोड्स नहीं पता है, तो आप कभी भी इस प्रोग्राम को बना नहीं पाएंगे। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे ASCII कोड्स का यूज करना है। कैसे? यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। तो 97 में से 65 गया, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 32 का। तो जो डिफरेंस है दोस्तों कितने का है? 32 का। मीन्स लोअर केस माइनस अपर केस इक्वल टू 32, जिस कारण से लोअर केस इक्वल टू, हम अपर केस को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो बन जाएगा अपर केस प्लस 32, यानी 65 में 32 ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? 97। इसी तरह से अपर केस बराबर जो भी लोअर केस वैल्यू उससे कितना घटा दीजिए? 32। तो 97 में से 32 घटा दो तो 65 बन जाएगा, 65 में 32 ऐड कर दो तो 97 बन जाएगा। चलिए अब हम प्रोग्राम बनाते हैं। हम मान के चलते हैं कि सब कुछ मेन के अंदर आता है, क्योंकि जितने भी हमने प्रोग्राम सीखे वो मेन के अंदर आते हैं। अब मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। हमें यहाँ भी यूजर से कैरेक्टर पूछना है, तो इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, क्योंकि पता है कि हर बार कैरेक्टर में ऐसे ही होगा। बस अब हमें टीचर डिसीजन मेकिंग करना सिखा दे। क्या क्या हमने जो लेटर इनपुट किया वो A to Z के बीच में है या नहीं? मीन्स C belongs to A to Z। हम कंप्यूटर से करें कि हमने जो इनपुट किया क्या वो A to Z के बीच में? अगर हाँ, तो आज हम देखो पहली बार ब्लॉक इन द ब्लॉक बना रहे हैं। तो जिससे मेन का ब्लॉक होता है वैसे में यहाँ पे इफ का ब्लॉक बना दिया कि हम कंप्यूटर से करें कि कंप्यूटर भैया आप क्या करो, C इक्वल टू C प्लस 32। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि अपर केस में कितना ऐड कर दिया जाए? 32। तो क्या हो जाएगा? तो वो बन जाएगा 97, यानी स्मॉल केस में। यहाँ पे इफ कंडीशन जरूरी है। क्यों? क्योंकि एडिशन तभी परफॉर्म करना है जब वो पता हो कि कैपिटल लेटर है। अच्छा, लास्ट वन प्रिंट करना चाहेंगे तो प्रिंट एफ रिजल्ट इक्वल टू परसेंट सी। परसेंट सी क्योंकि कैरेक्टर के हम वर्क कर रहे हैं। अब प्रोग्राम तैयार, इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से हम सेव एज कर लेते हैं। हर बार हम सेव एज कर सकते हैं। ये हमारा 5th प्रोग्राम है। ये इफ एल्स का एग्जाम्पल था, अपर टू लोअर केस। और यहाँ पे हमें बस इस पोर्शन को मिटाना है यहाँ से और नए पोर्शन को कॉपी पेस्ट करना है। अब इसे कंपाइल कर लेते हैं। सब कुछ होके अब इसे रन करते हैं। कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं। जब हमने कॉपी पेस्ट किया तो एक लाइन कॉपी नहीं की हमने, यूजर से इनपुट करवाने वाली, तो क्योंकि कॉपी नहीं किया तो रिजल्ट भी नहीं आएगा। हमने कंपाइल किया और इसे रन किया। नाउ आस्किंग फॉर अ कैरेक्टर, कर्सर ब्लिंक कैरेक्टर में स्कैनफ लगा दिया। मैंने प्रेस किया 9। तो हमेशा मुझसे शुरू करते सर इफ कंडीशन की जरूरत क्यों है? कारण कि अगर मैं इफ कंडीशन नहीं लगाता तो इसमें भी 32 ऐड हो जाता, जबकि इसमें 32 ऐड नहीं होगा, ये वैसा का वैसे ही रहेगा। लेकिन हाँ, अगर मैं कैपिटल ए दबा दूं तो अब इसमें 32 ऐड होगा, जिससे वो क्या बन जाएगा? स्मॉल केसेस। सो आई एम आस्किंग द सिस्टम टू परफॉर्म एडिशन ऑफ 32 ओनली व्हेन इट इज अपर केस। अच्छा, अब जहां लिखा है कैपिटल ए वहां पे हम स्मॉल ए लिख दें, यहाँ स्मॉल जेड लिख दें, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस 32 लिख दें, तो यही प्रोग्राम किसका बन जाएगा दोस्तों? यही बन जाएगा प्रोग्राम लोअर केस टू अपर केस। चेक करें, फिर से कंपाइल कर लेते हैं, फिर से रन कर लेते हैं। हमने कैपिटल दिया तो कैपिटल वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन जब जब मैं कोई स्मॉल केस लेटर प्रेस करूंगा जैसे स्मॉल जेड, तो वो क्या बन जाएगा? कैपिटल जेड। अब हम प्रोग्राम सीखना चाहेंगे। गिवन नंबर
इज इवन और ऑड। अब इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है हाउ टू यूज परसेंट रिमाइंडर ऑपरेटर। दोस्तों जब भी हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है। अब रिमाइंडर की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, या तो वो जीरो बचेगा या नॉन जीरो। तो जैसे मैं इनपुट किया 4, और 4 को डिवाइड किया 2 से, तो 2 2 जा 4, तो रिमेनिंग क्या बचेगा? 0। मतलब ये कैसा नंबर है? इवन नंबर। लेकिन अगर मैं इनपुट करूँ 5, तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 बच गया। इसको कहते हैं कोशेंट। हमें कोशेंट से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? रिमाइंडर से। अच्छा, सी प्रोग्रामिंग में इसको हम कहते हैं असाइनमेंट। जबकि अभी मैं यूज करूंगा डबल इक्वल, जिससे हम कहते हैं कंपैरिजन, यानी एग्जैक्टली इक्वल। ऐसे आगे चल के हम यूज करेंगे ये वाला साइन, ये कहलाता है नॉट इक्वल। तो कोई भी नंबर इवन कब कहलाएगा? जब उसको हम 2 से डिवाइड करो, रिमेनिंग वैल्यू में से क्या बचे? 0। तो चलिए उस प्रोग्राम को हम डिजाइन करते हैं। हम एक नंबर पूछना है, तो मैं फिर से स्टूडेंट बन जाता हूँ। टीचर ने मुझे आज ही सिखाया कि कैसे नंबर इनपुट किया जाता है, तो उस प्रोग्राम को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एज ए स्टूडेंट। ठीक है, मान लो कि ये लॉजिक लिखा हुआ, तो यहाँ तक मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अंडरस्टूड इतना तो रहेगा ही रहेगा। बस अब हमें यहाँ पे कैरेक्टर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? इंटीजर। तो वाईसी मैंने यहाँ पे मैसेज चेंज कर दिया, क्या? एंटर अ नंबर। और हम जानते हैं कि इंटीजर के लिए क्या दोस्तों? %d। और कौन से वेरिएबल n ले लेते हैं? फॉर एग्जांपल नंबर के n ले लेते हैं, कैरेक्टर के लिए ले लेते हैं, हालांकि कुछ भी दे सकते हैं। अब हमें इफ लगाना है, क्या? नंबर को 2 से डिवाइड किया जाए, और क्या चेक किया जाए? रिमाइंडर चेक किया जाए कि क्या वो एग्जैक्टली 0 है क्या नहीं। मीन्स डिवाइड नंबर बाय 2 and check remainder, and check remainder is 0 or not। अब दो ही चीज होंगी, या तो हाँ या ना। तो अगर रिमाइंडर 0 है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं प्रिंट एफ खाली स्थान इज इवन। अब खाली स्थान में कौन प्रिंट होना चाहिए? n। लेकिन हम जानते कि n कैसा डेटा? इंटीजर डेटा। तो हम जानते कि जिस तरह से थोड़ी देर पहले %c लगाया था, वैसे यहाँ पे क्या रहेगा? %d। कि हमने जो इनपुट किया वो कैसा नंबर है? इवन नंबर। अच्छा, इफ के साथ यूज होता है एल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो, व्हेन कंडीशन फॉल्स, तो हम कंप्यूटर से करें कि कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तो वो इवन की जगह सिंपली क्या कहते हैं? ऑड नंबर। अब हम जानते हैं कि हर प्रोग्राम में लास्ट में रिटर्न 0 आता है और करेक्ट दिस आता है। ये प्रोग्राम हो गया तैयार। हमने इसे यहाँ से कॉपी किया और यहाँ से हमने पेस्ट कर दिया और सेव। ये हमारा आज का 7th प्रोग्राम है। इफ एल्स का एग्जाम्पल था ये, इवन और ऑड नंबर .cp। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल किया जाए। अच्छा, कभी कभी विंडो गुम हो जाती है, हमारे फ्रेंड फोन करते सर ये विंडो कैसे आती है? तो यहाँ पे व्यू में देखिए ऑप्शन है लॉग विंडो, जिसका शॉर्टकट है F2 बटन। तो मैं F2 बटन दबा के से हटा सकता हूँ। अभी इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, अब इसे हम रन कर लेते हैं। यहाँ पे इससे भी रन किया जा सकता है। तो कंप्यूटर करें एंटर नंबर, तो हमने कहा 4। अब जैसा कि हमने कहा था कि 4/2 2 या 4, तो रिमेनिंग बचा 0, तो इवन नंबर है। हमने कहा 5, तो सिस्टम कह रहा है कि 5 कैसा नंबर है? और अब एक बार हमें प्रोग्राम आ जाए तो उस प्रोग्राम पे के बेसिस पे कई प्रोग्राम बन सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है देखें वो क्या है? चेकिंग
that given year is leap year or not. अब लीप ईयर की डेफिनेशन क्या है? फॉर नॉर्मल ईयर्स या फॉर ऑर्डिनरी ईयर्स, a year is said to be leap if it is divisible by 4. मीन्स रिमाइंडर क्या होगा? अच्छा, लीप ईयर हम सभी जानते हैं, लीप ईयर में टोटल 366 डेज होते हैं और जो फैब होता है उसमें 29 डेज होते हैं और ये हर 4 साल बाद आता है। हमारा जो अर्थ है दोस्तों, सन का रिवोल्यूशन 365 डेज इन 6 आवर्स में कंप्लीट करता है, तो 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स, ये 4 इयर्स में मिलके क्या बन जाते हैं? अ सिंगल डे, एंड वी टू एडजस्ट दैट डे आफ्टर एवरी 4 इयर्स एंड दैट बिकम्स अ लीप ईयर। तो हमारे साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे डिजाइन किया कि हर ऐसे ईयर में लीप रहेगा जो 4 से फुली डिविजिबल हो। तो चेक करके देख लेते हैं हमारा अभी जो ईयर चल रहा है वो लीप ईयर है या नहीं। तो 2021 इसको हम 4 से डिवाइड करें तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, तो रिमेनिंग क्या बचा? 1। इस कारण से ये ईयर लीप ईयर नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर मैं इनपुट करूं क्या 2020, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा और जब पूरा डिवाइड हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वो कैसा ईयर है? लीप ईयर। अब जो प्रोग्राम मैंने आपको अभी भी सिखाया वही प्रोग्राम लीप ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? इसको हम सेवर्स कर लेते हैं, इसका नंबरिंग हम कर लेते हैं क्या 8 और यहाँ पे हम लिख देते हैं लीप ईयर। इसको मैं मेथड फर्स्ट कर लेता हूँ। हालांकि इसका एक और मेथड भी जो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम कोई सिंपल मेथड ही डिस्कस कर रहे हैं। बस एंटर नंबर की जगह मैं सिंपली क्या कर दूंगा? एंटर ईयर। अब वेरिएबल नेम हम एन भी यूज करें चलेगा, लेकिन हम प्रोग्रामर्स कंपनीज में मीनिंगफुल वेरिएबल लेने की कोशिश करते हैं, तो टेक्निकली एन से काम चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं ईयर के लिए क्या लेना चाहता हूँ? वाई, जिससे कि मेरे बाकी टीम मेंबर्स भी समझ पाए कि व्हाट आई एम डूइंग। कारण है कि वेरिएबल्स को तो नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं इसका नाम एंथनी भी दे सकता हूँ, बट गिविंग द नेम एंथनी इज मीनिंगलेस। So always try to give variable names which are also understood to other users of the team. So हमने यहाँ पे y कर दिया। अब टीचर ने भी सिखाया था कि कैसे मैसेज डिस्प्ले करते, कैसे इनपुट करते, तो हमने इनपुट कर दिया y। अब हमें क्या चेक करना है कि क्या y 4 से डिविजिबल है या नहीं। अगर 4 से डिविजिबल है तो परसेंटेज इवन की जगह लीप ईयर, लेकिन अगर वो डिविजिबल नहीं है तो सिंपली क्या लिख दें? नॉन लीप। हमने इसे कंपाइल किया। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल की प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे हमें वेरिएबल y करना होगा। तो थैंक्स टू द आईडी ने यहाँ पे हाईलाइटिंग कर दिया कि दिस इज द मिस्टेक। अगर आईडी नहीं होता तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड वेयर वी डिड द मिस्टेक। अब कंपाइल कर लेते हैं, रन कर लेते हैं। सिस्टम कहता है ईयर, तुमने कहा आज का ईयर यानी 2021, तो सिस्टम कह रहा है कि भाई 2021 तो लीप ईयर नहीं है। दोस्तों मैं कह रहा हूँ 2020 जो बीत गया, तो सिस्टम कह रहा है कि 2020 इज लीप ईयर। अब 4 साल बाद आएगा लीप ईयर, तो 2024, तो 2024 भी क्या लीप ईयर। अभी जो मैंने एग्जांपल दिए सिंपलीफाइड एग्जांपल थे। अब हम जो अगला एग्जांपल प्रोग्राम सीखना चाहेंगे वो है यूजिंग मल्टीपल और लैडर इफेक्ट्स।
अब इसकी खासियत क्या है? When previous condition fails, या when a condition fails, computer will check the next condition in the chain. तो यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस देंगे और अगर एक कंडीशन फिर भी तो सिस्टम नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा। अच्छा, कब स्टॉप होगा? When certain condition is true, found true, then remaining condition will not be checked. जैसे मैं किसी शू स्टोर पे गया, अमेरिका से मुझे शू चाहिए, तो आप देखते हैं वो सीरीज ऑफ शूज लेके आ जाते हैं अपने पास। हम एक ट्राई करते हैं, हो सकता है कि पहला ही प्रॉपर फिट हो जाए, हमें पसंद किया जाए, तो फिर आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बाई चांस पहला नहीं जमा तो उसको हम साइड रख देंगे और फिर सेकंड को ट्राई करेंगे, सेकंड भी नहीं जमा तो थर्ड को, फिर फोर्थ को, फिर फिफ्थ को। दैट इज चेन। और मैं एग्जाम्पल प्रोग्राम क्या सिखाना चाहूँगा, फाइंडिंग ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर। हम यूजर से 3 नंबर्स पूछेंगे और उनमें से ग्रेटेस्ट फाइंड करेंगे। अब मैं फिर से स्टूडेंट बन गया दोस्तों, टीचर ने मुझे इनपुट करना सिखा दिया, तो मैं यहाँ तक तो कॉपी पेस्ट कर ही सकता हूँ। अब हम 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर को हम मान लेते हैं ABC, और यहाँ पे लिख रहे हैं एंटर A, यानी यूजर से हम पहला नंबर पूछ रहे हैं, किसमें इनपुट होगा? A में। अब जिस तरह से टीचर ने मैं A इनपुट करना सिखा दिया, वैसे B भी इनपुट हो सकता है, C भी इनपुट हो सकता है। तो यहाँ पर हमने कर दिया A, यहाँ B और यहाँ C। यहाँ भी B कर देते हैं और यहाँ भी C कर देते हैं। अब दोस्तों हम कहते हैं इंग्लिश में एंड और नॉट। मेरे इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है सीखना एंड, तो एंड को हम ऐसा लिखेंगे और इसको हम ऐसा लिखते हैं, और नॉट हमने अभी भी सीखा था, ऐसा लिखते हैं। इनको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। एंड का मतलब है कि सभी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी आपको ट्रू माना जाएगा, और का मतलब है एटलीस्ट वन कंडीशन शुड बी ट्रू, और नॉट का मतलब तो आप सभी जानते हैं कि ट्रू का नॉट हो जाता है फॉल्स और फॉल्स का नॉट हो जाता है ट्रू। तो हमें 3 नंबर पूछते हैं ABC। अब हमें कंडीशन क्या देनी है? पहली कंडीशन, मैं A हूँ, मेरे दोस्त का नाम है B, तो क्या मैं A से बड़ा हूँ बाय एज? यस। साथ साथ में क्या C से भी बड़ा हूँ? भाई तीन तो दोस्त हैं, A B और C। तो हमने कंडीशन दी कि क्या A आप B से बड़े हैं साथ साथ, एंड में साथ साथ क्या आप C से भी बड़े? हाँ। तो अगर दोनों कंडीशन चेक होगी तो ये सीढ़ी यहीं पे खत्म हो गई। क्या कौन बड़ा है? A को परसेंटेज ग्रेटेस्ट। लेकिन दोस्तों मेरी एज तो आप सभी से बड़ी है, लेकिन हाइट हो सकता है मेरी आपसे कम हो। तो हम अगली सीढ़ी पे चलते हैं। मेरी हाइट आप में से किसी से कम है, तो कौन कॉम्पिटिशन से बाहर हो गया? मैं कॉम्पिटिशन से बाहर हो गया हूँ। तो 3 दोस्त है ABC, जिसमें से A बाहर चला गया, तो बचा कौन है कॉम्पिटिशन में? B और C। अच्छा, कई स्टूडेंट गलती करके यहाँ पे फिर से लगा देते हैं B ग्रेटर देन A। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि अगली सीढ़ी तभी चेक होगी जब पिछली सीढ़ी फेल हो गई हो। तो टेक्निकली A क्योंकि बड़ा नहीं है तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि मेरे कॉम्पिटिशन में दो दोस्त बचे B और C, B कहते हैं कि मेरी हाइट बड़ी है C से, तो हम कह सकते हैं कि कौन ग्रेटेस्ट है? B। लेकिन मान लो ये कंडीशन भी फेल हो गई, तो B भी कॉम्पिटिशन से बाहर, तो A पहले से ही बाहर हो चुका था, B बाहर हो गया, तो बचा कौन है? केवल C। तो C प्रिंट हो गया। अब आप मुझसे कहेंगे सर सिंपल इफ एल्स में और एल्स इफ में क्या अंतर आया? तो यहाँ पे कल दो ही हिस्से थे, या तो कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन फॉल्स होगी। जबकि लेटर इफ एल्स की खासियत क्या है कि पहले एक कंडीशन होगी, कंडीशन फेल हो गई तो एक और कंडीशन होगी, और अगर वो कंडीशन भी फेल हो गई तो एक और कंडीशन होगी। तो उसको हम कहते हैं लैडर या मल्टीपल इफ एल्स। लास्ट में क्या आता है दोस्तों? रिटर्न 0 और एक एनालिसिस। अब इस प्रोग्राम को मैं जल्दी से यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और सेव।
हमेशा की तरह एक मीनिंगफुल नेम, तो 28 सितंबर 2021 और लेट रेफरेंस। ओके दोस्तों, ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। अच्छा, यहाँ पर हम कोडिंग को अरेंज भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके हम ऑप्शन लिख सकते हैं फॉर्मेट यूज अ स्टाइल, तो कोडिंग सिस्टमेटिकली अरेंज हो जाएगी जिससे कि कोड रीडेबल हो जाएगा। हमने इसे कंपाइल किया, उम्मीद करते कि कोई एरर ना हो, कोई एरर नहीं है, अब इसे रन करते हैं। मुझसे पहला नंबर पूछा कि मैंने कहा 10, दूसरा नंबर मैंने कहा 9, तीसरा नंबर मैंने कहा 8। तो क्योंकि पहली सीढ़ी पास हो गई, क्यों? क्योंकि ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है। यहाँ पे कॉपी पेस्ट थोड़ा सा हानिकारक होता है, हमने यहाँ पे मैसेज चेंज नहीं किया था, तो क्योंकि पहली सीरीज सेटिस्फाई हो गई तो वहीं पे बाहर आ गया। अब हम करें 9, 10, 8। हम जानते कि एंड का मतलब है सभी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो बेचारा ए सी से तो बड़ा है लेकिन ए बी से नहीं बड़ा है, बड़ा नहीं है, तो पहली सीढ़ी फेल हो गई, कंप्यूटर सेकंड सीढ़ी पे आ गया। क्या बी आप सी से बड़े? उसने कहा यस, जिस कारण से सिस्टम सेकंड सीढ़ी पे चला गया और कहा कि भाई हाँ बी ग्रेटेस्ट है। अब हम फिर से रन करते हैं, हमने कहा 9, 10, 11, सिस्टम पहली सीढ़ी चढ़ा, 9 ग्रेटर देन 10 नहीं होता, तो पहली सीढ़ी फेल हो गई तो सेकंड सीढ़ी पे चला गया। क्या 10 ग्रेटर देन 11 होता है? नो, तो सेकंड सीढ़ी भी फेल हो गई, तो सिस्टम तीसरी सीढ़ी पे आ गया। तो तीसरी सीढ़ी में क्या लिखा आ गया कि कौन ग्रेटेस्ट है? C इक्वल टू 11 इज ग्रेटेस्ट। हालांकि मैंने इनपुट थोड़ा सा गलत तरीके से कर दिया था, इनपुट मुझे कुछ ऐसा करना था, पहले मुझे 9 इनपुट करना चाहिए था, फिर 8, फिर 10, क्योंकि मैंने तीनों एक साथ इनपुट कर दिए, इस कारण से आउटपुट हमें डिफरेंट नहीं आता। अब दोस्तों हम आज के अंतिम प्रोग्राम पे आना चाहेंगे, ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, मेथड सेकंड, यूजिंग नेस्टेड इफ मींस using if else inside another if else। यानी यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, if में कंडीशन होगी, फिर एक ब्लॉक होगा, ऐसी एल्स होगी और इसमें एक ब्लॉक होगा, और फिर से हम क्या लगा देंगे, कंडीशन। तो जब हम कंडीशन के अंदर कंडीशन दे दें तो उसको हम क्या कहेंगे, नेस्टिंग। और ऐसा ही यहाँ पे भी आ सकता है। और अभी जो मैं लिख रहा हूँ अपने दोस्तों के लिए, वो लिख रहा हूँ मैं सिंटेक्स, वे ऑफ राइटिंग इन अ लैंग्वेज। As a student, अगर मुझे सिंटेक्स समझ में आ गया तो आई कैन डिजाइन हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्राम्स सिंस आई टू फॉलो दिस कंसेप्ट। अब यही प्रोग्राम हमें फिर से बनाना है, लेकिन मैं यहाँ पे एक और चीज सिखाना चाहूंगा, ऑल्सो टेकिंग मल्टीपल इनपुट्स टुगेदर। सेपरेटेड बाय स्पेस। जिसे टेक्निकली कहा जाता है डिलिमिटर। ठीक है दोस्तों, तो हमें अभी भी जो प्रोग्राम बना था उसी को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो सबसे पहले मेरे बॉस ने क्या कहा कि हमें 3 वेरिएबल्स है, तो हमने ए बी सी डिफाइन कर लिया। अब हम चाहते हैं कि तीनों को हम साथ में इनपुट करवाते हैं, एंटर ए स्पेस बी स्पेस सी। प्रिंटिव का काम है टू असिस्ट द यूजर, टू असिस्ट यूजर, बाकी इसका काम इनपुट से कुछ भी नहीं है। जैसे हम यहाँ पे 1% दिया, वैसे हम यहाँ पे 3% डी दे देंगे विदाउट एनी स्पेस। यहाँ पे बीच में कहीं भी स्पेस नहीं देना है। जब हम बीच में कुछ भी नहीं देंगे तो सिस्टम को पता है कि बीच में हमें डेटा में स्पेस देना है। अब हम यहाँ पे 3% ही लिख रहे हैं, मीन्स 3 इंटीजर वैल्यूज। अब पहली वैल्यू जाएगी ए के एड्रेस में, दूसरी बी के एड्रेस में, तीसरी सी की एड्रेस में। अब ये लाइंस खत्म हो गई। अब जैसा कि हमें टीचर ने सिंटेक्स सिखाया, अब हम सिंटेक्स को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमने कहा था ये ग्रामर रूल है। अब कंप्यूटर कह रहा है कि पहली कंडीशन सोचो। अभी हम क्या कर रहे थे, तीनों मुकाबले एक साथ करवा रहे थे। हम तीनों मुकाबले एक साथ क्यों करवाएं?
पहले हम किसका मुकाबला करवा रहे हैं, ए और बी का। हम पूछे ए से कि भाई ए क्या आप बी से बड़े हो क्या, उसने कहा हाँ, तो टेक्निकली मुकाबले से कौन बाहर हो गया, बी। तो अब मुकाबले में बचा कौन है, ए और सी। तो मैं कंप्यूटर से पूछूं भैया कि भाई ए तो बड़ा है बी से, क्या ए सी से भी बड़ा है। यहाँ पे पहले से नोन था कि ए बड़ा है बी से, तो मुकाबला हुआ ए और सी में, तो डेफिनेटली ए जीतेगा। तो हम कह सकते भाई कौन ग्रेटेस्ट है, हम कह सकते ए ग्रेटेस्ट है। लेकिन हो सकता है कि ए ग्रेटेस्ट ना, तो हो सकता है सी ग्रेटेस्ट हो, क्योंकि दो ही लोग बचे। तो उस केस में कौन प्रिंट होगा, कि सी ग्रेटेस्ट है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ए और बी में मुकाबला करवाया। बाय चांस अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई, तो जैसे ही कंप्यूटर को पता चलेगा कंडीशन ट्रू, तो वो नीचे की कंडीशन चेक करेगा। अब ये कब एग्जीक्यूट होगा, व्हेन ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। तो कॉम्पिटिशन से ए बाहर हो गया, तो कॉम्पिटिशन में बचा कौन दोस्तों, अगर ए बाहर हो गया तो बचा है कॉम्पिटिशन में केवल बी और सी। तो मुकाबला किस में हो जाए, बी और सी। तो या तो बी जीतेगा या कौन जीतेगा, सी। तो प्रोग्राम तो टेक्निकली दोनों सेम है, लेकिन बस तरीका क्या है, चेंज हो गया कि यहाँ पे हम दोनों कंडीशन एक साथ दे रहे थे, यहाँ पे हमने कंडीशन के अंदर कंडीशन दी है। अब इस प्रोग्राम को हम जल्दी से सेव कर लेते हैं और इसे रन करना चाहेंगे। ये हमने कॉपी किया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सेव। ये हमारा आज का 10th प्रोग्राम है, नेस्टेड इफ एल्स, ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स डॉट cpp। अब फिर से मैं राइट क्लिक कह रहा हूँ फॉर्मेट यूज एज टाइप। इसे कंपाइल कर लेते हैं, होप सब कुछ ओके हो। अब इसे रन कर लेते हैं। फिर से हम वैल्यूज ट्राई कर सकते हैं 10, 9, 8। तो सिस्टम को रहा है कि कौन ग्रेटेस्ट है, 10। हमने इनपुट किया दोस्तों क्या, 10, 9 और 11। तो पहले कॉम्पिटिशन हुआ ए और बी में, फिर कॉम्पिटिशन हुआ ए और सी में, तो जीता कौन, सी। तो सिस्टम कह रहा है सी को 9 इज ग्रेट, सी को 11 इज ग्रेटेस्ट। अब हम इनपुट करते हैं 9, 10 और 8। पहले 9 और 10 में मुकाबला हो तो जीता 10। तो कंप्यूटर एल्स पार्ट में है, तो मुकाबला किसमें होगा, 10 और 8 में, तो जीतेगा कौन, 10। तो टेक्निकली प्रिंट होगा 20 इक्वल टू 10 इज ग्रेटेस्ट। अंत में इनपुट करते हैं 9, 10, 11। तो पहले ए और बी में मुकाबला हुआ तो ए हार गया, बचे बी और सी। बी और सी में मुकाबला हुआ तो कौन जीत गया, सी जीत गया। तो प्रिंट होगा सी इक्वल टू 11 इज ग्रेटेस्ट। अच्छा, इसी प्रोग्राम में कभी कभी मुझे स्टूडेंट कहते हैं सर हम चाहते हैं कि डेटा कॉमा से सेपरेटेड हो, तो इसी प्रोग्राम को मैं सेव कर रहा हूँ और हम चाहते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, कॉमा सेपरेटेड इनपुट। जब हम परसेंटी के बीच में कुछ नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट स्पेस माना जाता है। लेकिन आपसे अगर कॉलेज में कहा जाए कि हमें बीच में कॉमा चाहिए, तो यहाँ पे आप परसेंटी के बीच में कॉमा दे दीजिए। मैसेज का कोई मतलब नहीं, लेकिन हम यूजर को असिस्ट कर रहे हैं कि अब आपको स्पेस नहीं देना है, अब आपको डेटा के बीच में क्या देना है, कॉमा। तो फायदा क्या होगा कि यूजर को पता होगा कि हमें बीच में क्या देना है, कॉमा। हम इसे कंपाइल कर लेते हैं और इसे रन कर लेते हैं। अब देखिए ये यूजर को हम एक तरह से असिस्ट कर रहे हैं कि यूजर को पहले फर्स्ट नंबर देना है, फिर सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर। क्या ये वर्क करेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि टीचर ने परसेंटी के बीच में क्या दिया हुआ है, कॉमा। अच्छा चलो मैं मैसेज को चेंज कर देता हूँ, इसे कंपाइल करते हैं और फिर से रन करते हैं। अब मैसेज ही आ रहा है, लेकिन तो भी प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसका तो कोई यूज है ही नहीं। मतलब किसका है इसका। तो कंक्लूजन निकला दोस्तों कि स्कैनफ में भी कैसे लिखा है वैसे में इनपुट करना होगा। तो टेक्निकली व्हाट वी टू डू, 9, 10, 11। तो क्या आ रहा है,
इनेबल इज ग्रेटेस्ट। यही कारण है दोस्तों कि जब हम मैसेज देते तो यूजर को हेल्प करते हैं कि यूजर पहले तुम ए दो, फिर बी दो, और फिर लास्ट में क्या दो। जैसे एटीएम वाले सॉफ्टवेयर में वो गलत करते हैं, जहाँ पे पिन नंबर डाला हो गया एंटर अमाउंट, तो मैसेज दिख रहा है एंटर अमाउंट, लेकिन टेक्निकली उसे चाहिए क्या, पिन नंबर। और पिन नंबर कितने डिजिट्स का होता है, 4 डिजिट्स का। तो टेक्निकली उस प्रोग्राम का मतलब ही खत्म हो जाएगा। तो टेक्निकली आपको मैसेज इस तरह से देना है कि क्लाइंट को हेल्प हो। इसे फिर से कंपाइल करते, फिर से रन करते। तो हमने कहा 10, 20 और 30। तो जैसे भी ट्राई करेंगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और जब नहीं कि हम कॉमा दें, आपको जो सिंबल पसंद हो वो सिंबल दे दो, फिर यूजर को उस डेटा के बीच में भी क्या देना पड़ेगा, वो सिंबल। अब ट्राई करते हैं इसको। कंपाइल किया हमने और उसे रन किया, तो 10@20@30, तो 30 इज प्लेस्ड। तो कंक्लूजन निकला कि बाय डिफॉल्ट स्पेस सेपरेटेड होता है, लेकिन अगर आपको स्पेस के अलावा कुछ चाहिए तो आपको यहाँ मेंशन करना होगा। तो इससे से दोस्तों जितने भी टॉपिक्स मैंने अपने नए बैच में पढ़ा है वो सबके सब टॉपिक्स मैंने आप लोगों के लिए कवर किए हैं। हमारी अगली क्लास होगी कल सुबह 7 बजे, 7:30 बजे इनफैक्ट, जिसमें मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा। तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए।